नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर स्वागत करता हूं आपका। आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट लोक प्रशासन के अंतर्गत नौकरशाही उपागम। तो नौकरशाही के संबंध में जो अलग अलग विचारधाराएं चलती हैं, जैसे मैक्स वेबर के द्वारा जो विचारधारा दी गई है, मर्टन के द्वारा जो दी गई है, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो दी गई है, इन तीनों विचारधाराओं को हम देखेंगे और फिर देखेंगे नौकरशाही के महत्व क्या है और इसकी क्या क्या आलोचना या कमियां हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नौकरशाही। नौकरशाही को अगर मैं सामान्य भाषा में कहूं तो नौकरशाही का अर्थ होता है योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कार्यपालिका के नियंत्रण में रहकर विधायिका द्वारा निर्मित नीतियों को क्रियान्वित कराने का काम करते हैं, उसको लागू करवाने का काम करते हैं। यहां पर नौकरशाही के तीन प्रमुख उपागम हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो उपागम है, इसका प्रतिनिधित्व मैक्स वेबर के द्वारा किया जाता है और इस उपागम का मानना है कि नौकरशाही आधुनिक समाज की अनिवार्य आवश्यकता है। ठीक है, जो दूसरा उपागम है जिसके प्रमुख रॉबर्ट मर्टन और पीटर ब्लाउ हैं, ये कहते हैं कि नौकरशाही को कुछ सुधारों के साथ लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, ये नौकरशाही में कुछ सुधारों की बात करते हैं। और जो तीसरा उपागम है, इसका प्रतिनिधित्व कार्ल मार्क्स के द्वारा किया जाता है। कार्ल मार्क्स एक क्रांतिकारी अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री विचारक थे और ऐसा कहा जाता है कि जो मैक्स वेबर हैं वो कार्ल मार्क्स के भूत से लड़ के ही एक समाजशास्त्री और एक लोक प्रशासन के विचारक बने हैं। मतलब जो भी विचार कार्ल मार्क्स ने दे दिए थे, उन विचारों की आलोचना कर करके उनकी कमियां निकाल के जो मैक्स वेबर हैं वो आधुनिक लोक प्रशासन के सिद्धांतकार और आधुनिक समाजशास्त्र के सिद्धांतकार वो बने हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने जो नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया है वो नकारात्मक अर्थों में किया है। ठीक है, नेगेटिव सेंस में किया है। मार्क्स द्वारा नौकरशाही पर व्यक्त किए गए विचार ही नौकरशाही पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहलाते हैं। इसमें ये क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये कहते हैं, विश्व में एक नई विचारधारा देने वाले कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के टियर शहर में हुआ था। ये नौकरशाही के उदय, विकसित विकासशील देशों में उसकी भूमिका, उसकी त्रुटियां आदि के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो नौकरशाही का उदय है वो कब हुआ, वो कहते हैं 16वीं शताब्दी में नौकरशाही का जो उदय है वो पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद और राष्ट्र राज्य के उदय के साथ हुआ। यानी जब पूंजीवाद का उदय हुआ उसके बाद नौकरशाही का भी उदय हुआ 16वीं शताब्दी में। ये कहते हैं जो नौकरशाही है वो शोषण परक समाज व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। यानी जो भी व्यवस्था में शोषण होता है उसका एक अनिवार्य अंग ये किसको कहते हैं, नौकरशाही को कहते हैं। नौकरशाही की अवधारणा का स्रोत सत्ताधारी संस्थाओं और उनके अधीन सामाजिक समूहों के बीच मौजूद नौकरशाही रिश्तों को ये मानते हैं। इनका कहना है कि जो शोषणकारी पूंजीवादी समाज व्यवस्था है इसमें नौकरशाही व्याप्त हो जाती है और ये जो नौकरशाही है ये पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको समर्थन प्रदान करती है। यानी पूंजीवाद, जहां पर पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों का क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, और इस शोषण को वैधता कौन प्रदान करती है, नौकरशाही प्रदान करती है। ऐसा मानना किसका है, कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स कुछ इसकी विशेषताएं बताते हैं नौकरशाही की। तो देखिए, सबसे पहली विशेषता ये बताते हैं कि भाई पद सोपान, ये कहते हैं पद सोपान व्यवस्था को अपरिहार्य बुराई मानते हुए मार्क्स कहते हैं कि इस व्यवस्था से उत्तराधिकार अधीनस्थों तथा अधीन लोगों के मध्य तनाव पैदा होता है। पद सोपान यानी स्ट्रेटिफिकेशन, ये कहते हैं नौकरशाही में पद सोपान पाया जाता है। उच्च अधिकारी, निम्न अधिकारी, उससे निम्न अधिकारी, ये पद सोपान पाया जाता है। दूसरी वो विशेषता बताते हैं कि अलगाव, तो नौकरशाही में
में ही अलगाव का सिद्धांत देते हुए मार्क्स कहते हैं कि नौकरशाही के दुष्परिणामों के रूप में क्या होता है, स्वतंत्रता का ह्रास हो जाता है, सृजनात्मकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, मानवीय भावनाएं भी क्या हो जाती हैं, कम होने लगती हैं। ये नौकरशाही के कुछ ड्रॉबैक रहते हैं। अगली विशेषता बताते हैं योग्यता तथा प्रशिक्षण। मतलब नौकरशाही के जो लोग हैं इनका चयन योग्यता के आधार पर होता है और फिर इनको उचित प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट बताते हैं नियमों का पालन, यानी नौकरशाही में जो नौकरशाह हैं उन्हें नियमों के पालन करने की अनिवार्यता होती है। ठीक है। नेक्स्ट, ये परिवर्तन के अभिकर्ता हैं, मतलब ये एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। समाज में परिवर्तन लाने के लिए नौकरशाह जो हैं वो एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ये भी कहते हैं कि भाई जो विशेषताएं हैं, ये कहते हैं कि अगर इस पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, ठीक है, तो इसके जो दोष हैं उनको दूर करके जो इसके लाभ हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला जो प्रतिमान है मैक्स वेबर का प्रतिमान है, और अगर मैं बात करूं तो मैक्स वेबर और नौकरशाही दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता है। मतलब सबसे मान्य जो सिद्धांत है नौकरशाही का वो किसने दिया है, मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। और मैक्स वेबर ने नौकरशाही का एक आदर्श प्रारूप तैयार किया। कई देशों की नौकरशाही का अध्ययन करने के बाद मैक्स वेबर ने एक आदर्श प्रारूप तैयार किया और बतलाया कि साहब नौकरशाही में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, नौकरशाही वर्तमान विश्व की एक प्रमुख विशेषता के रूप में उभर कर सामने आई है। लगभग हर स्थान, चाहे वे सार्वजनिक हों, निजी संगठन हों, विकसित या अविकसित राष्ट्र हों, नौकरशाही एक सर्वव्यापी घटना बन गई है। नौकरशाही शब्द मूल रूप से अंग्रेजी शब्द ब्यूरोक्रेसी का पर्याय है, जो फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो किससे उत्पन्न हुआ है, फ्रांसीसी शब्द है ब्यूरो, उससे उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है लिखने की मेज या डेस्क। ठीक है, जो लिखने की मेज होती है, डेस्क जो होती है, उससे ये उत्पन्न हुई है। ठीक है। नौकरशाही के सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने वालों में प्रमुख हैं मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिशेल, कार्ल मार्क्स, गिटानो मोस्का, कई विचारक हैं। ठीक है। लेकिन इसे एक व्यवस्थित तथा पूर्ण सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है, मैक्स वेबर को जाता है। वेबर को छोड़कर सभी विद्वानों ने नौकरशाही को आतंक व अन्याय का पर्याय माना है। क्या मानते हैं, आतंक और अन्याय का पर्याय मानते हैं। लेकिन मैक्स वेबर का विचार था कि एक आदर्श नौकरशाही संगठन व्यक्तियों और समूहों के परस्पर जो संबंधों में झगड़ों और स्वेच्छाचारिता को समाप्त करती है और सबसे अधिक प्रभावी तरीके से निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करती है। ठीक है। तो पहली बार किसी विचारक ने नौकरशाही के संबंध में सकारात्मक विचार प्रतिपादित किए। वो कौन थे, मैक्स वेबर थे। ठीक है। मैक्स वेबर का जो जन्म है जर्मनी में 1864 में इनका जन्म हुआ। ठीक है। ये अपने सिद्धांतों के द्वारा नौकरशाही की अवधारणा को समझाते हैं और ये नौकरशाही का समाज शास्त्रीय अध्ययन करते हैं। किस प्रकार का, समाज शास्त्रीय, मतलब जैसा समाज है उसी प्रकार की नौकरशाही है। ठीक है। नौकरशाही की प्रशासनिक संगठन के रूप में तर्क संगत और विवेकशील मानते हुए वेबर इसे आदर्श प्रारूप बताते हैं। यानी नौकरशाही के आदर्श प्रारूप का जो वर्णन है वो किसने किया है, मैक्स वेबर ने किया है। वेबर ने नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था माना। उनके अनुसार संस्थागत मानव व्यवहार में तर्कपूर्णता लाने का सर्वोत्तम साधन क्या है, नौकरशाही। यानी जो भी व्यवस्थाएं हैं, आप उन व्यवस्थाओं में यदि तर्कपूर्ण व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो उसके लिए नौकरशाही का होना अति आवश्यक है। ध्यान रखिएगा।
नौकरशाही की कुछ विशेषताएं हैं, उसी को नौकरशाही का आदर्श प्रारूप या बेवेरियन मॉडल, क्या कहा जाता है उसको, बेवेरियन मॉडल के नाम से भी हम संबोधित करते हैं, जो विशेषताएं मैक्स वेबर ने नौकरशाही की बतलाई हैं। ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं तो इनको देखते हैं। देखिए, मैक्स वेबर ने अपने आदर्श प्रारूप के प्रतिमान में जिस नौकरशाही की परिकल्पना की है उसमें केवल नियुक्त किए गए कर्मचारियों का प्रशासनिक समूह ही आता है। इसके अंतर्गत निर्वाचित व्यक्तियों को वेबर नौकरशाही में शामिल नहीं करते हैं, यानी आपके जो विधायक, सांसद, मंत्री वगैरह जो हैं वो नौकरशाही में वेबर उनको सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। किनको कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, यानी फर्स्ट क्लास ऑफिसर से लेके जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, इसको मैक्स वेबर क्या कहते हैं, नौकरशाही में शामिल करते हैं। सॉरी, वेबर नौकरशाही के संबंध में कहते हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से तो स्वतंत्र होते हैं, किंतु शासकीय कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के संबंध में अपने अधिकारियों के अधीन होते हैं। प्रत्याशियों का जो चयन है वो प्राविधिक योग्यता के आधार पर चयन होता है, और यहाँ पर व्यक्ति का महत्व ना होकर किसका महत्व होता है, पद का महत्व होता है। उसका मूल व्यवसाय क्या माना जाता है, जो वो काम कर रहा है वो उसका मूल व्यवसाय माना जाता है। इसलिए मैक्स वेबर इसकी कुछ विशेषताएं बतलाते हैं। देखिए, सबसे पहली विशेषता, मैक्स वेबर ने नौकरशाही की पहली विशेषता बताई है श्रम विभाजन, यानी जो भी कार्य हैं उन कार्यों को क्या किया जाता है, नौकरशाही के माध्यम से श्रम विभाजित कर दिया जाता है। जैसे पुलिस वालों का कार्य सुरक्षा व्यवस्था संभालना, राजस्व विभाग का काम राजस्व की उगाही करना, ठीक है, रेलवे डिपार्टमेंट का काम रेलवे से संबंधित हो जाता है। यानी नौकरशाही में श्रम विभाजन कर दिया जाता है और व्यक्ति को उसके रुचि के अनुसार कार्य दिया जाता है, तो वो व्यक्ति और अधिक परिपक्वता के साथ अपने कार्यों को पूरा करता है। ठीक, दूसरी विशेषता पद सोपान। अब देखिए, कार्ल मार्क्स ने भी ये विशेषता बताई थी, नौकरशाही में स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है, यानी पद सोपानिक व्यवस्था है। उच्चता और निम्नता, यानी हमें पता होता है कि हमारा हमसे वरिष्ठ अधिकारी कौन है और हमसे निम्न अधिकारी कौन है, हमें किसके आदेशों का पालन करना है और किसे आदेश देना है। तो स्पष्ट पद सोपान नौकरशाही व्यवस्था में पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लिखित नियम, यानी नौकरशाही जो भी कार्य करती है वो लिखित नियमों के तहत किए जाते हैं, यानी मनमाने तरीके से नहीं कि जब जो मर्जी आई वो कर दिया, नहीं। नौकरशाही में जो नियम होते हैं वो कैसे होते हैं, लिखित होते हैं, पहले से ही नियमों को लिखित रूप में किया जाता है। संविधान के अधीन रहते हुए अपने संगठन के जो लिखित नियम हैं उनके अकॉर्डिंग ही नौकरशाही अपने कार्यों को करती है। ठीक है, नेक्स्ट, विशेषज्ञता, यानी नौकरशाही के जो कर्मचारी होते हैं इन्हें तकनीकी का ज्ञान होता है, इन्हें वही कार्य सौंपा जाता है जिस कार्य में ये कुशल होते हैं, जिससे कार्यों में कार्य कुशलता आती है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो विशेषज्ञता। नेक्स्ट, जीवन व्यवस्था, यानी नौकरशाही का प्रत्येक सदस्य इसे क्या मान के चलता है, अपनी आजीविका मान के चलता है। वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर उसकी निरंतर क्या होती रहती है, पदोन्नति होती रहती है। तो ये किसी भी व्यक्ति, यानी जो नौकरशाह है, ये उसके जीवन की व्यवस्था है, उसे ही अपना व्यवसाय मान के चलता है। ठीक है, अगली विशेषता, वेतन एवं पेंशन। तो जो कर्मचारी होते हैं, नौकरशाही के जो कर्मचारी होते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, इनका वेतन इनकी नियुक्ति के समय ही निर्धारित कर दिया जाता है, और इनके वेतन में कब कब कितनी बढ़ोतरी होगी ये भी पहले से निर्धारित होता है, और इनकी सेवा समाप्ति के बाद इनकी क्या इनको पेंशन मिलेगी ये भी पहले से ही निर्धारित रहता है ना। तो अगर ये रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायर्ड होने के बाद सरकार के द्वारा इन्हें इनकी आजीविका चलाने के लिए जो धन दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, पेंशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निर्धारित नियम।
तो जैसा कि हमने बताया, नौकरशाही निर्धारित नियमों के अधीन रहते हुए ही अपने कार्यों को पूरा करती है। अपने मन मर्जी से किसी भी आधार पर कोई कार्य को इनके द्वारा नहीं किया जाता है। ये सारे कार्य निश्चित नियमों के तहत ही पूरे करते हैं। लिखित में सारे नियम होते हैं और नियमों के अधीन रहते हुए ही नौकरशाह अपने कार्यों को करते हैं। आपने देखा होगा फिल्मों में कई बार कि ये काम कर दीजिए, नहीं मैं कानून से बंधा हुआ हूँ। कानून से बंधा हुआ हूँ मतलब क्या है? मतलब नियमों से बंधा हुआ है व्यक्ति, नियमों से ऊपर स्वयं को नहीं कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, कार्य कुशलता अगली विशेषता है। वेबर का मत है कि नौकरशाही संगठन एक अत्यंत कार्य कुशलता लिए हुए एक संगठन है तथा उसकी कार्य कुशलता तार्किक व्यवहार पर आधारित होती है। किस व्यवहार पर? तार्किक व्यवहार पर उसकी कार्य कुशलता आधारित होती है। अगली, अनुशासन और नियंत्रण। तो नौकरशाही में जो नौकरशाह होते हैं इनमें अनुशासन पाया जाता है और अगर ये अनुशासन का पालन नहीं करते हैं तो इनके ऊपर वैधानिक कार्यवाही करने का भी प्रावधान होता है। साथ ही इन पर नियंत्रण भी बनाए रखा जाता है। उच्च अधिकारी इन पर नियंत्रण बनाए रहते हैं और अगर ये नियमों के अधीन कार्य नहीं करते हैं तो इन्हें फिर जवाब देना पड़ता है। जवाबदेहिता का गुण भी नौकरशाही में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वेबर के जो आदर्श मॉडल है इसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। ये हमने देखी अभी तक विशेषताएं, अब देखेंगे इसकी आलोचनाएं क्या क्या है। तो कई विचारक हुए हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत जिन्होंने मैक्स वेबर के इस बेवेरियन मॉडल की क्या की है? आलोचना की है। तो देखिए कौन कौन से विचारक हैं। तो मर्टन, टालकट पार्सन्स, कार्ल जे फ्रेडरिक, पीटर ब्लाउ, रॉबर्ट प्रस्थस, साइमन और रुडोल्फ आदि जो विचारक हैं इन्होंने क्या किया है? मैक्स वेबर के बेवेरियन मॉडल की आलोचना की है। क्या क्या आलोचना है समझते हैं। पहली आलोचना, मानव संबंधवादी नौकरशाही की आलोचना करते हुए कहते हैं कि वेबर द्वारा औपचारिक तथा यांत्रिकता पर बल देने के कारण इसके अधिनायकवादी होने का आभास मिलता है। अधिनायकवादी होना यानी स्वच्छंद हो जाना। नौकरशाही जो आजकल हर जगह नियंत्रण कर रही है, आप देखें सरकार कौन चला रहे हैं? बड़े बड़े नौकरशाह चला रहे हैं। तो वो कहते हैं ये अधिनायकवादी होने का खतरा इससे बना रहता है। ठीक है। दूसरी जो आलोचना है प्रोफेसर रिक्स करते हैं, वो कहते हैं वेबर का जो मॉडल है संक्रमणशील और परिवर्तित होते विकासशील समाजों की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है कि भाई ये जो नौकरशाही है कैसे संक्रमणशील समाजों में या कैसे विकासशील समाजों में कार्य करेगी, उसकी स्पष्ट व्याख्या यहाँ पर नहीं की गई है। अगली आलोचना कार्ल जे फ्रेडरिक्स के द्वारा की जाती है। ये कहते हैं मूल्य अध्ययन करने के लिए आलोचना करते हैं कि मतलब भाई इन्होंने कई देशों की जो नौकरशाही है उसका अध्ययन किया पर अपने मौलिक विचार उस पर नहीं दिए, तो उसमें इनकी आलोचना की जाती है। पीटर ब्लाउ भी एक अन्य आलोचक हैं जो कहते हैं बेवेरियन मॉडल सभी स्थानों तथा समयों में लागू नहीं किया जा सकता। अगर हम कहें कि जो मैक्स वेबर ने मॉडल दिया है इसको सभी स्थानों में और सभी यानी सभी देशों में और सभी स्थानों में लागू किया जाए तो वो संभव नहीं है, क्योंकि हर जगह की जो परिस्थितियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से ही उसे क्या किया जाना चाहिए? लागू किया जाना चाहिए। साइमन तथा चेस्टर वर्नॉड ने यह सिद्ध किया है कि अगर हम वेबर की संरचनात्मक अवधारणा का अनुसरण करें तो प्रशासनिक दक्षता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रशासनिक दक्षता में कमी आ जाएगी अगर हम वेबर के मॉडल को एज इट इज लागू कर देते हैं। ठीक है। और लास्ट है मार्क्सवादियों की आलोचना जो कहते हैं कि वेबर का ये सिद्धांत समाज पर पूंजीवादी प्रभुत्व को उचित ठहराता है सॉरी यानी जो वेबर का मॉडल है ये पूंजीवाद का क्या करता है? समर्थन करता है और उस रूप में ये शोषण को बढ़ावा देता है। क्योंकि मार्क्सवादी हमेशा से बात कहते आए हैं
कि पूंजीवादी व्यवस्था शोषण को बढ़ावा देती है, अतः इस व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। और ये आलोचना करते हुए कहते हैं कि जो वेबर की नौकरशाही है पूंजीवाद का समर्थन करती है, अतः ये शोषण को बढ़ावा देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा लोक प्रशासन के अंतर्गत नौकरशाही उपागम। कल के वीडियो में हम देखेंगे पद सोपान उपागम जो है आपके लोक प्रशासन का, उसको हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।